से मेरे पास क्या है, एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सपोज कर लेते हैं कि आर क्या है, आर इसका रेडियस है, ठीक है। सपोज कर लो ओमेगा क्या है इसकी, एंगुलर वेलोसिटी है। सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कौन सी है, v है। तो ये तीन चार चीजें सपोज कर लें, तो लेट अस कंसीडर, लिखो लिखो, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर। अब वो पूरी पूरी कहानी फिर से कौन लिख रहा है, इसलिए यहां से स्टार्ट करते थे। लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी, देयर इज ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ having radius r, having radius r, ठीक। उसका मैं बोल सकते हो let v and omega be the linear and angular velocity of the object, angular velocity of the बॉडी। हाँ जी बोलो, ठीक है। अब एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, अभी तो फाइंड की रिलेशन, एज वी नो दैट क्या पता है आपको, आपको पता चल गया कि यार वी वेक्टर किसके बराबर था, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अभी तो पढ़ा है ना, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप बहुत इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। क्या करना होता है हमें, अगर v पता है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, dv बाई dt। यार हमें करना क्या है यार, हमें कुछ नहीं करना, बस इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अब एक चीज आपको शायद पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताता हूं आपको। अगर आपके पास दो फंक्शन हो, अगर आपके पास दो फंक्शन हो और वो दोनों वैरी करते हो अगर टाइम के साथ, ठीक है, अगर दोनों वैरी कर रहे हो टाइम के साथ, और फिर अगर आपको उसकी डिफरेंशिएशन करनी हो ना, तो पता कैसे करते हैं, पहले को करते हैं दूसरे को नहीं, फिर प्लस दूसरे को करते हैं पहले को नहीं, मतलब इस तरह से डिफरेंशिएट। मैंने करवाया था शायद आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ाई थी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के साथ जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा मेरे पास dv बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा को ऐसे रखेंगे क्रॉस dr बाय dt, पहले करेंगे r को प्लस फिर ओमेगा की करेंगे d ओमेगा बाय dt क्रॉस आर वेक्टर को ऐसे रखेंगे, ठीक है। जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो दो फंक्शंस, है ना, तो ये मैंने आपको शायद करवाया था, मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन, दोनों को दोनों वैरी भी कर रहे हो, वैरी भी कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू जिसके आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना उसके हिसाब से, है ना। तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप क्या कर सकते हो, पहले को ऐसे रखो, पहले दूसरे की डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस, फिर पहले की करो और दूसरे को ऐसे रखो, ठीक है। इस तरह ये एक तरीका है करने का डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, दो केसेस भी हम स्टडी कर सकते हैं। एक तो ये देखो आर जो है ना, अब देखो यहाँ पे आर प्लस डी आर ऐसे ऐसे करके आपने देखा था कि वो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है, तो इस तरह से है। अगर तो इसका मतलब डी आर बाई डी टी भी कर सकते हैं। अगर ओमेगा, अगर ये सर्कुलर मोशन अगर हो कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना वहां पे। अगर ये कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, स्टोरी खत्म। लेकिन अगर एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बात थोड़ी और बढ़ सकती है ना। तो एक काम करते हैं, पहले ये सपोज कर लेते हैं कि इन केस, यहां पे पहले ये मान लेते हैं कि चलो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ओमेगा मतलब जीरो नहीं होगा, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी जीरो नहीं होगा, ये कहने की बात है बस, है ना। एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जो आपकी ये जो वेलोसिटी है, कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट नहीं है। पंखा चलाते हो ना आप, है ना, अब आप एक स्टेप पे रख देते हो उसको, 1 2 पे रख देते हो, मान 2 पे रख दिया, तो अब वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, उसमें फिर ये डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू जीरो। लेकिन सपोज करो कभी फास्ट चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, कभी फास्ट चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, तो मतलब ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हम वो वाला केस पहले वही केस डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर आपको मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा, dv बाई dt क्या चीज है, ये तो एक्सेलरेशन बन गई यार, है ना। अब यहां पे क्या आएगा, ओमेगा तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय
dr by dt क्या चीज है यार? व्हाट इज dr by dt? व्हाट इज dr by dt? इट इज अ वेलोसिटी। ये तो सिंपल वेलोसिटी है, इसमें क्या करना है ना? ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया प्लस डी ओमेगा बाय dt, क्योंकि ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसीलिए डी ओमेगा बाय dt जो है वो जीरो नहीं होगा। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था ना डेफिनेशन में, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? इट इज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस इट विल बी अल्फा, बनेगा ना अल्फा, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो हमारे पास कुछ इस तरह की रिलेशन ही आ गई। आप देख रहे हो एक्सेलरेशन में दो चीजें आ रही हैं। ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द लीनियर एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स। भाई लीनियर एक्सेलरेशन है ये, इसमें तो दो कंपोनेंट आ गए यार, एक आ गई ये, एक आ गई ये, है ना। अब हम बात करेंगे दोनों कंपोनेंट्स की, दोनों कंपोनेंट्स की एक एक करके बात करते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो यहां पे अंग्रेजी भाषा में, इन दिस केस, यहां बोलते हो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स। ठीक है, द एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स। इसके पास दो कंपोनेंट्स आ गए, है ना। वन कंपोनेंट इज, नाउ ऐसे लिख सकते हो, द एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, हैज टू कंपोनेंट्स। अब एक एक करके इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है जी, पहला कंपोनेंट जो है ना ओमेगा क्रॉस वी, द कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस वी, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं या इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी जो है इसको क्या कहा जाता है? द कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस वी इज नोन एज, इसको मिटा दो, चलो बाद में लिखते हैं, इज नोन एज रेडियल कंपोनेंट, इसको रेडियल कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, और यहां इसको क्या कह सकते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, और रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब रेडियल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं इसको? दैट इज, इसका मतलब इसको ऐसे लिखूं, ए सी लिख दूं, सी का मतलब है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब आइए बात सेंट्रीपिटल पे, है ना। अब यहां पे मैंने पहली बार क्या बोला? सेंट्रीपिटल। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, आगे जाके हम बात करेंगे। इसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी आती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। भाई साहब, आई समझे बात? बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इसके बारे में हम भी बात करने वाले हैं आगे जाके। यानी कि ये बहुत एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि चाहे वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये तो होगा ही होगा, है ना। ये चाहे देखो, अगर ये यूनिफॉर्म होता तो ये जीरो बन जाता, ये खत्म हो जाता, लेकिन ये तो फिर भी रहता है ना। तो मतलब एसी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई? ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्या आया ये? ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिले, तो मैक्सिमम कब मिलेगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, क्या याद है? ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा की कॉस थीटा, साइन थीटा, याद है? तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए सी इज इक्वल टू, वेक्टर डाल दो, डालना है तो किसके बराबर आएगा? अब क्योंकि इसका लिख देते हैं, क्या कहते हैं उसको, मैग्नीट्यूड में, ओमेगा वी साइन थीटा, है ना। एन कैप भी आएगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो, ओमेगा वी साइन थीटा। अब ये जो थीटा, अगर मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिले, तो ये थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और आप जानते हो ओमेगा और वी के बीच में, ऐसे भी ओमेगा और जो वी है इसके बीच में एंगल है भी कितना, ऐसे भी देखा जाए तो 90 डिग्री ही है, 90 डिग्री है, याद है? रेडियस ये कौन था? देखो ये आर, ये ओमेगा, और वी कहाँ था? तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना बना है? ही 90 डिग्री। ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होनी है। देखो ना, ये मैंने ये सब मान लो सर्कुलर मोशन, ये कौन है? रेडियस, ये कौन था? ओमेगा, तो हमारा वी कहाँ था? वैसे भी 90 डिग्री था ही। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? ए सी की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा वी नहीं आ गई क्या? ये साइन 90 होता है 1, ओमेगा वी नहीं आ गया क्या? ये आ गया ना। अब बताओ, जैसा कि आप जानते हो, व्हाट इज, यहां तक रखूं उसको, अच्छा चलो लिख दो आगे। एज वी नो दैट, आपको बताया यार वी किसके बराबर था, याद है? आर ओमेगा, है ना। ओमेगा आर बोलना चाहिए वैसे, ठीक है। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। तो फिर वी की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ, ओमेगा की वैल्यू डालता हूँ, नो ओमेगा किसके बराबर आएगा? वी बाई आर आ जाएगा क्या, है ना। ओमेगा किसके बराबर है यार? वी बाई आर। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूं ओमेगा की जगह, तो आप देखोगे ए सी की वैल्यू क्या आ गई?
v बाय r इंटू वी। आया ना? तो v इंटू वी स्केयर, तो AC की वैल्यू क्या आई? v स्केयर बाय r। ये आगे जाके बड़ा काम आने वाला है। तो द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और द रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्केयर बाय r। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लिख सकते हो यहाँ पे, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। समझ आया? यहां तक की कहानी समझ आ गई। अब बचा दूसरा कंपोनेंट। दूसरे कंपोनेंट की बात कर लें ना? हो यार, जगह बड़ी कम बच गई, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। नाउ द सेकंड कंपोनेंट कौन सा है? न कंपोनेंट जो दूसरा है वो कौन सा है? अल्फा क्रॉस आर। तो यहां लिख देंगे हेयर द कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट था कौन सा? अल्फा क्रॉस आर वेक्टर इज नोन एज, उसको कहा जाता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्या बोला जाता है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, मान लो अगर ये आपका AC है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आपका जो A है ना, क्या कहते हैं उसको, दूसरा कंपोनेंट, वो ये वाला है, ये आपका AT है। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में अगर ये AC है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती भी क्या है? टूवर्ड द सेंटर ही होती है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? इट इज अ एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल, तभी नाम पड़ा इसका। टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा ना AT, ये देखो अलोंग द टेंजेंट है ना, सर्कल में टेंजेंट रहा करो तो ये होता है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। अब इस चीज देख रहे हो, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है सेंटर की तरफ, लेकिन क्या बॉडी सेंटर की तरफ मूव कर रही है क्या? नहीं, गिरती थोड़ी सेंटर की तरफ बॉडी। आप ऐसे करके कोई चीज घुमा रहे हो तो सेंटर की तरफ कहां गिर रही है? वो नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? उसका रीजन देखो, एक एक्सेलरेशन लग रही है सेंटर की तरफ और एक एक्सेलरेशन लग रही है टेंजेंशियल, तो ना इधर ना इधर, बॉडी कहां जाती है? बॉडी जाती है इधर, तभी तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है ना। अगर देखो सिंपल सी बात है यार, कल को हमने फोर्स की बात भी करनी है। अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगी। एक फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, एक फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, तो फिर इसका रिजल्टेंट होगा। वो रिजल्टेंट कहां आएगा? ना बाहर, ना बॉडी बाहर गिरी, ना बॉडी सेंटर की तरफ गिरी, तो बॉडी कहां गई? बॉडी ये वाला पाथ कवर किया। और ये चीज ना हर एक पॉइंट पे हो रहा है, हर एक पॉइंट पे हो रहा है। इधर देखूंगा, इधर हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है, बिल्कुल हर जगह हो रहा है। इसलिए बॉडी ना बाहर जाती है ना अंदर गिरती है, हर पॉइंट पे यही चीज लग रही है, तो बॉडी एक सर्कुलर मोशन को कवर कर रही है। तो देखा कितना इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो द कंपोनेंट अल्फा क्रॉस आर इज नोन एज टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो इसको मैं लिखूं ए टी किसके बराबर आएगा? अल्फा क्रॉस आर के बराबर। किसके बराबर आएगा? अल्फा क्रॉस आर के बराबर। और क्योंकि जगह बहुत महंगी है तो कम जगह में एडजस्ट करना पड़ रहा है हमको, तो मुझे बताओ फिर ए टी किसके बराबर आएगा? अल्फा दैट इज AT है ना। तो जो अल्फा है ना, कौन से अल्फा क्या चीज है हमारे पास? कौन सी एक्सेलरेशन है? वो एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, देखो फिर वही बात, ये रेडियस, ये ओमेगा है ना, ये बताया मैंने। रेडियस अगर इधर है तो ओमेगा इधर है एक प्लेन में, और v इधर है। मुझे बताओ आ इधर, ओमेगा इधर। अगर ओमेगा इधर है तो फिर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो भी किधर होगी भाई? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में होगी। तो मैं बताओ ओमेगा भी इधर इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है क्या? देखो ना यार, मान लो थोड़ा सा, मैंने कहा ना इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इमेजिन बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसे हैं, बिना इमेजिनेशन के आप इसको थोड़ा सा समझ करने में मुश्किल आएगी। तो इमेजिन करो सर्कुलर मोशन, सोचो यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, ठीक है, उसमें ये आर है, ये ओमेगा है, तो ये तो बता, तो वी इधर ही होगा, आर इधर, ओमेगा इधर, तो एंगल 90 डिग्री। अगर ओमेगा इधर है तो अल्फा कहाँ होगा भाई? वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो अल्फा इधर, आर इधर, एंगल 90 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा और आर में एंगल कितना है? 90 डिग्री नहीं है क्या? तो इसको मैं ऐसे लिखूं, अल्फा आर साइन 90 डिग्री, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन ही आएगा ना। तो ए टी की वैल्यू क्या आई? अल्फा इंटू आर नहीं आ गई क्या? क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 20 है ना, 20 होता है, 1 होता है, तो साइन 90 1, तो ए टी कितना आया? यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आया उसका क्या आंसर है? अल्फा इंटू आर। अल्फा इंटू आर, खत्म कहानी यार, अल्फा इंटू आर आ गया। तो ये मेरे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो
दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है। एक हमारे पास आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेकंड कंपोनेंट आता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन फिर वही बात, लेकिन ये दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स के ये एक तरह के वो नहीं है, ये क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही बन रहे क्या? तो क्या है, अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, नाउ द रिजल्टेंट, अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो किसके बराबर आएगा? नाउ द रिजल्टेंट विल बी, मान लो कि एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी यार? जैसे अगर मैं यहां लिख देता है ना, ऐसे लिख दूं a इज इक्वल टू, इसको क्या बोला मैंने, ये मतलब मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसको AC वेक्टर बोल दूं, इसको क्या बोल दूं, AT वेक्टर बोल दूं क्या? थोड़ा और सिंपल हो जाएगा ना। तो एक वेक्टर के अंदर दो वेक्टर्स है ना, वो भी कौन से हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। तो मुझे बताओ इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? याद है क्या आपको? याद है XI कैप YJ कैप ऐसे होता था, तो R का रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? इसका स्क्वायर प्लस जो Y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, ऐसे होता था ना। तो मुझे बताओ क्या इसका क्या आएगा फिर? अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर, AT का स्क्वायर नहीं आएगा क्या? है ना, इसका रिजल्टेंट तो यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज AC? AC क्या था? कुछ भी लिखो, ये लिखो, ये लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। चलो मैं ये लिख देता हूं, ओमेगा स्क्वायर V स्क्वायर, व्हाट इज AT? अल्फा स्क्वायर R स्क्वायर, बस स्टोरी खत्म, है ना। देखो ये लिख सकते हैं ना। तो देखा तुमने कैसी कहानी चल रही है इसकी? चल रही है। तो तुमने देखा कि लीनियर एक्सेलरेशन कैसे कनेक्टेड है किसके? एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। जब हम इसको फाइंड करने गए तो ये देखो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे कनेक्टेड है। और जब हम इसको फाइंड करने गए तो हमने देखा कि यार लीनियर एक्सेलरेशन में इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द लीनियर एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर फिर भी हमें इसका रिजल्ट निकालना है तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों को अंडर रूट करके प्लस करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये तो कहानी आगे पूरी की पूरी जब इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो भाई कुछ नहीं होता यार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या ही करना है, इसको जीरो ओमेगा क्रॉस R, कहानी खत्म। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट हैज ओनली वन कंपोनेंट ओमेगा क्रॉस V, खत्म। ये वाला कंपोनेंट ही जीरो है, तो क्यों? क्योंकि डी ओमेगा बाय dt जीरो आता है ना। लिख लो, उसको भी लिख लो, ये लिख दिया। यहां तक समझ आ गया सारा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ये कल को काम आने वाला है, AC इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, क्योंकि कल हम समझेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का तभी समझ आएगा जब आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पता होगा। यानी कि आज आके बात फिर वही आनी है कि पिछली चीज कैसे अगली चीज के साथ जुड़ी हुई है, पिछला कॉन्सेप्ट कैसे अगले कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको मिटा दूं क्या नहीं मिटाऊं? बताओ। चलो मिटा देते हैं। अच्छा, अब अगर हमें ये पढ़ना होता इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब आपका क्या आता? ये वाली वैल्यू जीरो, तो फिर आपका क्या आता? खत्म, यही आता आंसर, खत्म, ठीक है ना। तो एक तरह के तुम ये भी केस लिख देना, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा A इज इक्वल टू V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, खत्म कहानी, है ना। ये दो कंपोनेंट कब आते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि लीनियर एक्सेलरेशन कैसे कनेक्टेड है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, और कल हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है।